Namaskar and welcome to next episode of Unsung Heroes Legends in Spotlight. एंड जनरली इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मैं मेंटल हेल्थ की बात करता हूँ और व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एंड जनरली वी गो डीप इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड जनरली मेरे जो पॉडकास्ट होते हैं वो लाइव होते हैं इन द सेंस कि लाइव स्टूडियो से पॉडकास्ट स्टूडियो से होते हैं बट when my guests are not able to come to this studio then मैं इनको Zoom के थ्रू भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ. So that basic aim is that my audience who are listening to this particular podcast will get maximum benefit about mental health because my USP is about mind and the mental health. So today I'm having a guest who is very very special. और स्पेशल इसलिए बिकॉज ये एक फार्मासिस्ट हैं. शी हैज डन डी फार्मा बी फार्मा एंड बट देन एंड शी आल्सो स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग दीज मेडिसिन्स. शी इज इनटू आयुर्वेदा एंड देन उन्होंने सीधा अपने आप को एक नेचुरोपैथी like techniques like neuro linguistic programming and god of wonders or god of miracles वगैरह में जाके and now she started healing people and she has healed so many people and we will go deep into it. What are the different क्या क्या वो different techniques अपनाती हैं, why she has gone into this, and we'll go deep and see, try to understand as to how a person can live healthy, happy and disease free at for a longer age, and what are the techniques she's implementing, what is her daily routine, so on and so forth. So not taking much of the time, let me welcome my guest today. My guest is Nazneen Tamboli ma'am, and welcome ma'am. जी नमस्ते। वेलकम टू माय शो और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आपने समय निकाला और मेरे शो में आए. जी जी, आपका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया जी, मुझे आपने इनवाइट किया इसलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. एंड यस आप बहुत स्पेशल है बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं. और सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा. तो आपकी इंट्रोडक्शन मैं बाद में दूंगा, जो थोड़ा बहुत मैं जानता था तो मैंने दे दिया. अब जी मेरे को ये बताइए कि आप एक डी फार्मा की है, बी फार्मा की है, देन यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन. हम्म अब एलोपैथी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आयुर्वेदिक फॉलो करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. सबसे पहले तो ये दोनों एकदम ऑपोजिट हैं. जी, तो यही सबसे कैसे ये बड़ी. बैलेंस करते हैं आप दोनों, और हाँ, ये आइडिया कैसे है कि एलोपैथी मैन्युफैक्चर करना है और आयुर्वेदिक भी मैन्युफैक्चर करना है और लोगों को बेचना है? हाउ डिड दिस आइडिया कम इनटू? नहीं नहीं, उसके लिए आइडियाज की कुछ जरूरत है नहीं. देखो, जो मार्केट होता है उसके हिसाब से चलना पड़ता है. तो एलोपैथिक में जो है कुछ ड्रग्स जो होते हैं, मतलब उसके लिमिट्स होते हैं, तो हम सारे के सारे ड्रग्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं. तो हम्म. कुछ ऐसे भी हमको आयुर्वेदा करने की हमें परमिशन वैसे भी मिल जाती है. उसके ओके. लिए कुछ अलग सा लाइसेंस लेने की जरूरत है नहीं, वो दोनों भी हमें पहले से ही प्रोवाइड किए जाते हैं. मतलब आप एलोपैथिक भी कर सकते हैं और आयुर्वेदिक भी कर सकते हैं. हम्म. हाँ, और जबकि बात आती है एलोपैथिक में, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं ना, कि आप ये वाले ड्रग्स ही मैन्युफैक्चर कर सके, आपके प्रीमाइसेस के हिसाब से भी होते हैं. तो हम्म. फिर लिमिटेशंस होते हैं, तो फिर आयुर्वेदा भी क्यों नहीं उसमें ऐड किया जाए. जबकि मेन बात यह है कि हीलिंग करना है किसी का, तो साइड इफेक्ट तो कम हो, जो करेक्ट. एलोपैथिक करती है. तो आयुर्वेदा से इतना साइड इफेक्ट होता नहीं है. और जबकि बात आ रही है हीलिंग की, तो ये भी बताऊं कि जब लोगों को हील ही करना है, तो क्यों ना उन्हें बिना दवाइयों के भी करे. हाँ वो बात की बात है. मतलब जी. आप एक तरफ से लोगों को एलोपैथी देके साइड इफेक्ट्स लेके आ रहे हो और आयुर्वेदिक लेके उसको सुधार रहे हो. ऐसा नहीं है, किसी एक दवाई, एक बीमारी पर वो दवाइयां नहीं दी जा रही. मतलब हम जब ये देते हैं, क्या कहें उसे, एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, हम्म. हर चीज पर चलते हैं ना. मतलब एंटीबायोटिक्स हर, मतलब वो तो फैशन ही बन गया डॉक्टर्स का. जी. कुछ भी हुआ नहीं कि एंटीबायोटिक्स दे दो. मतलब वायरल इन्फेक्शन हुआ तो भी वो एंटीबायोटिक्स देते हैं. देखिए, वायरस और एंटी बैक्टीरिया ये अलग अलग चीज है. जी. और जब हम एंटी बैक्टीरियल मतलब एंटीबायोटिक्स लेते हैं,
तो वो हमारे सारे के सारे बैक्टीरियाज को मारती है। उसको ये नहीं पता होता है कि गुड गट बैक्टीरियाज कौन से हैं और बैड कौन से हैं। उसके लिए तो सब एक समान हुए ना। बैक्टीरिया बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया तो सारे बैक्टीरिया को मार देगा। तो जबकि हमने 6 महीने में जो बैक्टीरिया ग्रोथ की है, मतलब हम्म। जैसे हम प्रीबायोटिक्स वगैरह लेकर और हमारे गट को अच्छा हेल्दी रखकर जब हम गुड गट बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, तो वो 2 से 3 डोसेस में ही, उन टैबलेट्स में ही सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। करेक्ट, हाँ। और तो फिर आप और नई समस्या को जूझने लगते हैं, जो है लीकी गट। हम्म। तो ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो फिर मुझे मतलब हील करना है लोगों को क्या और बीमार करना है, ये वाला भी सवाल मेरे लिए बहुत बड़ा था। तो ओके 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 ओके, ठीक है। इसलिए तो आयुर्वेदा ऑप्शन ठीक रहा ना, जबकि मैन्युफैक्चरिंग करना ही है तो क्यों ना आयुर्वेदा भी किया यस जाए। यस। तो फिर मैंने एंटीबायोटिक्स बंद ही कर दिया मैन्युफैक्चरिंग, और मैंने जबकि वाइटामिन्स, हम्म। इन चीजों का अब नए कुछ ब्रांड्स भी आने वाले हैं जो कि प्रीबायोटिक्स हो गए मेरे नेक्स्ट प्रोडक्ट्स। ओके तो लोगों के हेल्प के लिए जो भी बन सकेगा वो मैं करूंगी। ओके। सो कितने साल आपने मैन्युफैक्चरिंग किया आयुर्वेदा एंड दिस थिंग, यू आर स्टिल डूइंग? 2006 से शुरू है। अच्छा। जी। और तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया आपके इसमें कि अब एलोपैथी मेडिसिन मैन्युफैक्चर नहीं करना है और अब मुझे नेचुरल प्रोसेसेस में जाना है, नेचुरोपैथी में जाना है, या फिर प्रोसेस लाइक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या एनएलपी। फिर गॉड ऑफ वंडर्स, वैसे उसमें जाने की मतलब ये कहाँ से आया आपको और क्यों आया? मतलब एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट से आया है? इंसिडेंस मतलब वो एक बिलीफ बना था बचपन से कि मैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर। हाँ, ओके। हील करना है लोगों को। तो मेरे लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मतलब मेरी शादी जल्दी हुई। तो मैं उतने मार्क्स लेकर आई, लेकिन मुझे आगे पढ़ने में, क्योंकि बच्चा भी हुआ था मुझे, उस वक्त जल्दी हुआ है बच्चा भी। तो उस वजह से मैं ना डॉक्टरी पेशे को 4 या 5 साल का वक्त नहीं दे सकती थी। हम्म तो वहां टर्निंग पॉइंट आया। मार्क्स थे लेकिन एडमिशन नहीं ले पा रही थी, क्योंकि बच्चा छोटा था और उसको हैंडल कौन करेगा ना, छोटे बच्चों को, और घर के लोग इतने तैयार नहीं थे तब। तो ठीक है, लाइफ इज एडजस्टमेंट, वो तो है। तो फिर वहां पर डिसाइड किया गया कि जबकि इसको मेडिकल लाइन में ही जाना है तो क्यों ना ये फार्मेसी करे। अच्छा ओके। फिर फार्मेसी की तरफ गए, तो फार्मेसी में भी चूज किया बी फार्मेसी, नहीं वो भी 4 साल का होता है। तो उसको हम्म। सिर्फ 2 साल का डिप्लोमा कराया जाए, फिर आगे चलकर अगर वो उसको पॉसिबल हुआ, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप देखो, ये कहकर मतलब दोनों तरफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ। फिर आगे पढ़ने का और तय हो गया। पहले डी फार्मेसी किया, फिर बी फार्मेसी किया। हम्म। हाँ। तो तो ऑल फिर दिस आपने शादी के बाद किया, मतलब बच्चे बच्चे के बाद? जी जी जी, वो मेरी ग्रेट। शादी बहुत जल्दी हुई थी एट द एज ऑफ 17, और बच्चा 18 में हुआ था। ओ माय गॉड। हाँ, तो उसके बाद पढ़ रही हूँ मैं। ओ ग्रेट, दैट्स हाँ। समथिंग ग्रेट। गुड। तो फिर बचपन से मुझे ये ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। हाँ, तो फिर सपना तो अधूरा रह गया। हम्म। तो जबकि मैं मैन्युफैक्चरिंग में आई भी हूं ना, तो मुझे वो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं था कि ओके मैं लोगों को हील कर रही हूँ, ऐसे नहीं लग रहा था। इसलिए तो मैंने एलोपैथिक में कुछ ड्रग्स मैंने खुद ही बंद करवाए कि मुझे नहीं करने हैं ये। ओके। लोगों को हील करना है तो बीमार नहीं करना है। ट्रू। हाँ, तो फिर फूड कैटेगरीज में जो बनते हैं ड्रग्स, जो मतलब ड्रग्स मतलब वो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, टॉनिक्स होते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा। और फिर साथ ही साथ मैंने देखा कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो है कि इनफर्टिलिटी के प्रोडक्ट्स हैं, जिन्हें बच्चा नहीं होता है, तो लोगों की हेल्प जहां तक कर सकूं, जॉइंट पेन्स, रुमेटॉइड आर्थराइटिस, तो इस तरीके के वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं मेरे इसमें। फिर इसमें भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि ओके। मुझे हील ही करना था लोगों को, मतलब रूबरू होकर। ओके। ये इनडायरेक्ट कर रही थी ना, हम्म मुझे डायरेक्ट करना था। तो फिर मैंने, और ये पढ़ते समय धीरे धीरे बच्चा भी ग्रो हो रहा था, मैं पढ़ भी रही थी, मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, अंदर से वो एक कमी सी महसूस हो रही थी, तो मुझे ओके। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी शुरू हो गई। हाँ। हाँ जी, मैं मैनेज नहीं कर पाई अपने आप को। अच्छा। हाँ ओके। जी, फिर एट मैंने व्हाट एट व्हाट एज? जी 18 साल के बाद ही शुरू हुई है। ओके। और करीब करीब 38 ईयर्स तक हुई। तो 20 साल में, 20 years? जी जी जी, 20 ईयर्स मैंने ली है। यू आर अंडर मेडिकेशन? या ओके, बाप रे। हाँ। चलिए वो आगे पूछेंगे, आप बताइए अभी ट्रांसफॉर्मेशन।
तो वही तो कह रही हूँ मैं हम्म। कि मुझे वो खुशी नहीं थी अंदर से कि मुझे करना कुछ है, बनना कुछ और था, बन कुछ और गई, करना कुछ और था, कर कुछ और रही हूँ। हम्म। तो मेरी दवाइयां छूट नहीं रही थी ना मुझसे, हम्म। इसीलिए हाँ। वो प्रोलॉन्ग चल रही थी। यस। क्योंकि सेटिस्फेक्शन दवाइयों से नहीं मिलता है, हम्म। थॉट प्रोसेस को चेंज करने से। और जब एक डॉक्टर ने मुझे मेरे जो काउंसलिंग करवाई, फिर उसमें मुझे ये समझ में आया कि जब मैं मेरी थॉट प्रोसेस को चेंज कर रही हूँ तो आई एम बिकमिंग मोर रिलैक्स, और मुझे उतनी दवाइयों की जरूरत है नहीं। हम्म। तो फिर मैं समझती गई कि मेरी थॉट प्रोसेस को ही चेंज करने से अगर मैं हील होती जा रही हूँ तो दवाइयों की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने अपने आप को मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में अपने आप को मतलब शामिल किया, बुक्स पढ़ने शुरू किए। हम्म। और जैसे उसके अंदर ढालती गई, मेरे अंदर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से आया कि मेरी मानसिक दशा पूरी चेंज हो गई। दैट मीन्स आपने एनएलपी पहले अपने अपने आप के ऊपर अपनाया। बिल्कुल। ओके। सो देन यू फाउंड, जब आपको रिजल्ट्स दिखा तब आपने फिर देन यू वेंट फॉर जी अदर्स। गुड, दैट इज ग्रेट। आई थिंक। जी। तो मेरे अंदर चेंजेस क्या आए आप पूछेंगे, तो मैंने 20 साल साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लिए, तो ऑब्वियसली मेरा वेट गेन बहुत था, बहुत हुआ था। वो करीब करीब 96 केजी के आसपास चला गया था। तो मैंने वो सिर्फ 20 किलो घटा लिया। तो माइंड से हो सकता है ये सब कुछ। यस। तो आपका माइंड जब फ्रेश हो जाता है तो उसी चीज को वो अट्रैक्ट करने लगता है। मतलब जैसे मैंने मेरे अपने गोल्स बनाए, दिल से खुश होने लगी ना, अंदर से मेरे स्टेट चेंज होने लगी, और जैसे मेरी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गई, हम्म। तो मुझे उसी टाइप के चीजें अच्छी लगने लगी, उसी टाइप की चीजें मेरी तरफ आने लगी कि हम्म। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, हेल्थ से रिलेटेड, अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए या स्लिम बनने के लिए, इस तरह से। और फिर मैं वो करती गई हूँ, तो फिर मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इतना आया कि मुझे मल्टीम्यूरल फाइब्रॉइड भी हुआ था यूटेरस के ऊपर। ये वो भी कब? जी वो भी पूरा नील हो चुका है। नहीं, ये करीब करीब 4 साल पहले, कब? 4 साल पहले? अभी रिसेंटली? रिसेंटली 4 साल पहले हुआ था, वो भी नील हो चुका। मीन्स दैट वाज आफ्टर यू स्टार्टेड एनएलपी प्रैक्टिस जी करने जी के जी बाद? जी जी, उसके बाद ही हुआ है। अच्छा अच्छा, okay. जी तो ठीक है, अभी विल कम टू दैट। मेरे को ये बताइए, जब आपने 20 साल एलोपैथी मेडिसिन लिया और आपने बोला उसका साइड इफेक्ट्स भी थे, तो नेचुरली बिकॉज एलोपैथी मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स तो होगा ही होगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो रहे थे या हो चुके थे कुछ हद तक, ठीक है? एंड देन यू स्टार्टेड naturopathy, NLP and God of Miracle technique, and now you have transformed yourself internally also, मतलब अपने आप को अंदर से भी ट्रांसफॉर्म किया। मतलब आपके जो इंटरनल ऑर्गन जो डैमेज हुए थे वो वापस नॉर्मल हुए हैं, करेक्ट? जी बिल्कुल। दैट मीन्स हमारी जो बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई थिंक अपने ऑडियंस के लिए भी, हमारी बॉडी अपने आप को ठीक भी कर सकती है नेचुरली। जी एंड जी आई थिंक यू आर द लाइव एग्जाम्पल। जी। 20 years मेडिकेशन ऑफ डिप्रेशन, मतलब हम्म, एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। बिकॉज ये डिप्रेशन का जो मेडिकेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और हमारे ये डायरेक्टली हमारे न्यूरॉन्स को और हमारे नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जी And after that, you have come back to normal, and now you are smiling and you are healing people. That means there's a huge, huge transformation which has taken place within you. सो जी आई थिंक मेरे ऑडियंस के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान अगर 20 साल के बाद भी अपने ऑर्गन्स ऑर्गन्स को रीगेन कर सकता है, तो हमारी बॉडी की शक्ति कितना ज्यादा, कितना पावरफुल है। एंड एवरीथिंग इज बाय योर थॉट्स। जी। सो अब थॉट यस। प्रोसेस काम भी कैसे करती है, मतलब हाँ जब हमारे थॉट्स चलते हैं, जी। मतलब आपके ऑडियंस भी पूछेंगे, मेरे भी ऑडियंस सोचते होंगे कि थॉट से इंसान कैसे ठीक हो सकता हाँ, है। थॉट्स कैसे ठीक हो? यस। जी जी, कैसे कर सकता है। तो थॉट जब विचार मन में आता है, तो जैसे विचार आता है ना, तो उसकी एक पिक्चर भी बनती है माइंड के अंदर, क्योंकि सबकॉन्शियस के पास बहुत सारी पिक्चर्स पहले से ही अवेलेबल है। यस। तो उसकी पिक्चर जैसी बनती है, उस पिक्चर से रिगार्डिंग हार्मोन्स बनाती है बॉडी, हम्म। उनको ग्लैंड्स में बनना शुरू होते हैं। तो उस हिसाब से जो मतलब मैं अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेट में डाल रही हूँ, तो वो हार्मोन्स बनाती रही बॉडी उस चीज से रिलेटेड। और फिर वो हार्मोन्स ही मुझे, जैसे कि हैप्पी हार्मोन्स होते हैं हमारे, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन्स, डोपामाइन,
और सीरोटोनिन। सेरोटोनिन। ये हार्मोन्स जो है, हैप्पी हार्मोन्स, उसको बनाने के लिए आपके पास वो दशा होनी चाहिए, मनोदशा आपके पास। तो हम्म उस मनोदशा को क्रिएट करने के लिए आपके पास वो भाव भी होने चाहिए, फीलिंग्स भी होनी चाहिए। हम्म तो जब आप इसे फील करते हैं, और जब आप फील करते हैं तभी वो हार्मोन्स बनते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आप आंखें मूंद के एक विजुअलाइज करें कि आप किसी इमली को चूस रहे हैं, तो इमीडिएट मुंह में पानी क्यों आता है? जबकि हम उसको रियलिटी में नहीं कर रहे होते हैं, तो भी मुंह में पानी आता है। तो इसका रीजन ये है कि हमारा माइंड उस इमली की टेस्ट को जानता है, उसके पिक्चर को जानता है, उसके स्मेल को भी जानता है। तो जैसे कि वहां पर विजुअल है, उसकी टेस्ट भी मौजूद है, स्मेल भी मौजूद है। तो इससे रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड जो हार्मोन बनने चाहिए, जो है सलाइवा, जो कि मुंह में सिक्रेट होता है, यस। की वजह से हमें ये पता चलता है कि वो हार्मोन सिक्रीट हुआ है। तो जब हम पॉजिटिव थॉट्स को लेकर चलते हैं, तो उससे रिगार्डिंग ये हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो कि आपको, जब आप उस हाई पिक पर भी जाते हैं उन थॉट्स को लेकर, तो आपके सारे के सारे ऑर्गन्स उस वक्त हीलिंग मोड में, मतलब बीमारियां उसी वक्त यूटर्न लेती है, उसी ओके। वक्त लेती है जब आप पॉजिटिव मोड में होते हैं। हम्म और सेम इसके अपोजिट है, जब आप निगेटिव थॉट्स को लेकर चल रहे हैं, किसी पास्ट की मेमोरी को, कहीं किसी ने अब्यूज किया था, झगड़ा हुआ था, किसी ने कुछ बोल दिया था, निगेटिव मेमोरीज को आप लेकर चलते हैं। तो देखो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता होता है कि पास्ट और फ्यूचर उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। हम्म पास्ट भी उसको प्रेजेंट की जैसा ही फील होता है, फ्यूचर भी उसे प्रेजेंट की तरह ही फील होता ट्रू है, ट्रू। क्योंकि वो पिक्चर बनाना जानता है और पिक्चर से रिलेटेड हार्मोन्स। हम्म ओके। तो जब हम पास्ट की कोई पेनफुल मेमोरी लेकर चल रहे हैं, उसको बार बार सोच रहे हैं, तो उसी टाइप के हार्मोन बनेंगे जो निगेटिव है। हम्म अब ये निगेटिव हार्मोन्स आपके हर एक ऑर्गन पर जाकर उन्हें डैमेज तो जरूर करेंगे ना। या। और आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है कॉर्टिसोल, वो तो बार बार निकलता रहेगा। जितनी बार कॉर्टिसोल निकल रहा है, तो वो अलग अलग ऑर्गन्स पर जाकर उन्हें, मतलब वो डैमेज करने के पर्पज से परवरदिगार ने, गॉड ने नहीं बनाया है। यस यस। वो आपको बेसिकली सेव करने के हिसाब से ही बनाया है, करेक्ट। आपकी बॉडी को बचाने के लिए ही बनाया है। लेकिन उस वक्त आपके माइंड को ये नहीं पता है कि बॉडी एक्चुअल इस वक्त वो फील करता है कि निगेटिव थॉट्स की वजह की वो डेंजर जोन में है, करेक्ट। और वो हार्मोन्स को बनाता है। हाँ, बेसिकली कॉर्टिसोल फाइट एंड फ्लाइट मोड में बनाते हैं। इन द सेंस, आप जंगल में जा रहे हो, आपके पास शेर आ गया, तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा शुगर रिलीज करता है, आपके बीपी बढ़ाता हाँ, है। ठीक है, हाँ, सो दैट आपके पास वो एनर्जी आ जाए, ताकि उसके ये हो जाए। बट आज के डेट पे हम तो कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं, सो कॉर्टिसोल कंटिन्यूसली आ रहा है, शुगर कंटिन्यूसली हाँ, रिलीज हो रहा है। बट हाँ, जैसे आपने बताया कि आउटसाइड वर्ल्ड में वो स्ट्रेस नहीं है, ये इमेजिनरी है। तो हाँ। दैट्स द रीजन, आई थिंक आजकल डायबिटीज वगैरह जो है ना, 25-30 ईयर्स में हमको दिख रहे हैं। जी, 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 बिल्कुल, जो बिल्कुल। हाँ, तो या, सो दैट्स ग्रेट, आई थिंक आपने बहुत मस्त एक्सप्लेन किया जबकि अपने ऑडियंस के लिए। जबकि बॉडी को कॉर्टिसोल बनाना मालूम है, तो हम्म। उसको ये भी पता है कि उसको शांत भी कैसे करते हैं। यस। लेकिन वो डिपेंड होता है अपनी दशा पर, मतलब स्टेट पर। स्टेट पे। जो स्टेट आपके कॉर्टिसोल को सिक्रीट कर रही है, उसके अपोजिट की स्टेट उसे शांत भी कर रही है। तो ये हुआ हीलिंग का पार्ट, और ये हुआ डिसीज क्रिएट करने का पार्ट। मतलब कॉर्टिसोल को बनाकर अपने आप को बीमार भी कर सकते हैं, और कॉर्टिसोल को नॉर्मल और शांत करके अपने आप को हील भी कर सकते हैं। सो बेसिकली मिस, अगर मैं आपको आपकी पूरे इसको कंक्लूड करूं, तो थॉट इज एवरीथिंग। जी, बिल्कुल। So the way state of mind, if I can say state of mind again comes from the thought. ठीक? जी, तो थॉट इज द रूट ऑफ एवरीथिंग। अगर आपका थॉट पॉजिटिव है, तो आपके फिर पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, एंड देन विल गो इनटू द ग्लैंड्स थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंड फ्रॉम द ग्लैंड्स इट विल गो टू द सेल्स टू द डीएनए, जी, एंड द बिल्कुल। होल थिंग विल चेंज, है ना? जी, 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 एंड बिल्कुल, ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। जी। ग्रेट, आई सेल थिंक के आपने। ऊपर जो रिसेप्टार्स होते हैं, वो उन्हें हाँ। रिसीव करते हैं। और जैसे वो रिसीव करते हैं उन हार्मोन्स को, मान लेते हैं पॉजिटिव हार्मोन्स आए, तो सेल का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा ना, हम्म। तो और ज्यादा खुश हो जाएंगी। यस। उसका काम है बेसिकली सेल का, कि वो प्रोटीन को बनाए, प्रोटीन प्रोड्यूसिंग अच्छा मशीन। अच्छा यस। प्रोटीन बनाएंगी। और जबकि उसका जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर होता है डीएनए और जीन, करेक्ट। वो भी हेल्दी हो जाते हैं ऑटोमेटिकली।
हम्म जब हमने बीमार भी किया था अपनी जीन को, देखो जीन की जेनेटिक बीमारी जो होती है वो 2% होती है, ज्यादा नहीं है। मतलब हम्म। डायबिटीज टाइप 1 ये जेनेटिक बीमारी है। ओके। डायबिटीज टाइप 2 ये तो आपने अपने आप को बार बार निगेटिव थॉट्स चलाकर अपने लाइफस्टाइल। सेल को, जी सेल को एक निगेटिव एनवायरनमेंट देके आपने अपने जीन को बीमार किया है। ओके। तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, अपने जीन को भी हील कर सकते हैं आप थॉट की वजह से, थॉट चेंज करके। ओके। तो लेकिन जनरली ये बोला जाता है कि डायबिटीज इज अ हेरिडिटरी डिसीज, सो एवरीबody विल हैव इट, सो दैट इज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन बीइंग गिवन। पूरा पूरा रॉन्ग तो नहीं कहूंगी टाइप मैं, वन मैंने तो कहा कि डायबिटीज। 2% है, जैसे कि टाइप 1 जो बीमारी है हाँ वो हाँ जेनेटिक हाँ है। हाँ। मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, तो हम्म। उसको सोचने समझने की कुछ चीजें हैं नहीं, ट्रू तब ट्रू। भी उसकी जीन बीमार है, तो मान लीजिए वो जेनेटिकली है, ओके। जेनेटिक बीमारी है। ओके। और हम्म। जब हम सोचने लगते हैं, दुनिया हमारी आइडेंटिटी को क्रिएट करती है, हाँ हम हाँ। हमारे ऊपर लेबल लगाती है, यू आर इडियट। यस यस यस। हाँ, तो फिर ये हुआ ना हमारे जीन को खराब करने वाली बात। हम फिर उसको हमारे डीप कॉन्शियस में लेकर जाते हैं, सबकॉन्शियस में। हम उसको एक बड़ा बिलीफ बना लेते हैं, कुछ बीमारी की जो बिलीफ है, तो उसको हमने ऐसे ही पाल रखा है उसको अंदर, सबकॉन्शियस में। फिर वो भी हमारा एक रूट कॉज बन जाती है बीमारी को, मतलब हमारे जीन को अनहील करने के लिए या बीमार करने के लिए। आई थिंक हम हमारे बायोलॉजी में बहुत गलत ज्यादा घुस गए मैडम। ऑडियंस बोर हो जाएंगे हाँ। मैं रहा एक इंजीनियर, आप एक फार्मा वाला, आप तो चलो ठीक है। तो मैं ज्यादा बात करूंगा तो फिर लोग मेरे को बोलेंगे कि क्या है ये इंजीनियर हो, कैसे कैसे बातें कर रहा है करके। तो मैम ये बताइए कि मतलब अब अभी मेरे को ये तो टाइप 1 डायबिटीज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, आपका कहना है, या फिर हम उसके जेनेटिक एक्सप्रेशन को भी चेंज कर सकते हैं? जी, आप रिपीट कीजिए क्वेश्चन, थोड़ा टूट आपने गया बोला था। टाइप 1 डायबिटीज जो है वो जेनेटिक है, हेरिडिटरी है, जी जी। राइट मैम? सो हम्म। टाइप 1 डायबिटीज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब जेनेटिक उसको एक्सप्रेशन उसको को। कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि जीन ऑलरेडी खराब है, तो लेकिन जीन को हम अब जेनेटिक देखो, एक्सप्रेशन को चेंज नहीं कर सकते क्या? मेरे को नहीं पता, आई एम जस्ट आस्किंग। नहीं नहीं, जीन का निगेटिव नहीं, वो उस बंदे पर डिपेंड करेगा कि वो अच्छा। कितना इस बात पर बिलीव करता है कि वो कर सकता है। जबकि ओके कुछ बातें ओके। ऐसी हैं कि हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करने से बीमारियां दूर हो चुकी है। यस वो यस। मिराकल की तरह होता है ना। हाँ हाँ हाँ। जैसे कुछ ओके। कैंसर पेशेंट्स, मतलब मैंने कैंसर पेशेंट को जब हील किया, तो हमने सुन क्या रखा है हम्म। कि कैंसर इज, मतलब कैंसर इज अ cure डेडली नहीं, डिसीज, हाँ। हाँ, तो वो क्योर होने वाला है नहीं। तो करेक्ट। ये बिलीफ, अगर मैं, मेरा काम है उसके बिलीफ सिस्टम को तोड़ना भी जो तोड़ना। गलत है। ओके। यस यस। मैं यहाँ से काम कर रही हूँ, अगर वो सामने वाला बंदा पूरा ट्रस्ट उस पर एक सर्टेनिटी के साथ उसको जब लेता है इस, और वो खुद इसको मतलब अंदर से और इंटेंसिफाई कर रहा है अपने बिलीफ को तोड़ने के लिए, तो बिलीफ टूट जाता है ना वो। यस। अब जैसे बिलीफ टूटा, तो मतलब आपके हार्मोन्स ने उस वक्त ही, मतलब एक ऐसे आप क्या कहें उसको, एक फवारे की तरह बन रहे होते हैं आपके हार्मोन, यस। पॉजिटिव हार्मोन्स पॉजिटिव निकाल। हार्मोन्स, यस। जी जी। तो वो आपको हीलिंग मोड में डाल ही देते हैं। हाँ एक्चुअली मैम, अगर देखा जाए तो बिलीफ सिस्टम भी तो कुछ नहीं, इट्स इमेजिनरी थिंग ना। हाँ। जब हम पैदा हुए थे तो कुछ नहीं था। तो जी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से हम सोसाइटी पेरेंट्स के साथ आए हैं तो हमारे बिलीफ सिस्टम बनते गए। जी। एंड मैं भी यही मानता हूँ कि अगर बिलीफ सिस्टम एक बाद में बना है और हमने बनाया है तो हम उसको तोड़ भी सकते हैं, हाँ। बिकॉज एवरीथिंग इज इमेजिनरी। जी जी। सो आई तोड़ने थिंक, के टेक्निक्स होते हैं, ऐसे ही नहीं टूटेंगे क्योंकि वो एंड आई डीप थिंक दैट इज वेयर कॉन्शियस। आपका एनएलपी वगैरह काम आता है, जी तोड़ने के बिल्कुल लिए। सही, बिल्कुल सही। सो यस, मेरे ऑडियंस देख लीजिए, बिलीफ सिस्टम आपका बन चुका है, राइट? अगर आपको बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है जो इमेजिनरी है, तो हम मैडम यूज करती हैं कुछ नेचुरल टेक्निक्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, गॉड ऑफ मिराकल, उसके बारे में भी जानेंगे। वंडर्स। तो ये हिप्नोटिक कमांड्स ये सब यूज करके उन बिलीफ सिस्टम को तोड़ते हैं। एंड जैसे कि मैम ने कहा भी था कि अगर आप की स्टेट अच्छी है तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। सो स्टेट स्टार्ट्स विथ योर थॉट। ओके। जी सो मैम अब चलते हैं हम आगे आपके हीलिंग प्रोसेस पे। आप बहुत जी। बड़ी बातें कर रहे थे, आप बोलते हो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, गॉड ऑफ मिराकल, गॉड ऑफ वंडर्स, हिप्नो कमांड्स, और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन, ये सब। देखिए मेरे ऑडियंस तो ये सब सुन के डर जाएंगे।
तो आप जरा सा बताएंगे कि ये होता क्या है, क्या मतलब इन सब का बेस क्या है, मतलब क्या, व्हाट इज दिस? आप कर क्या रही हैं, मतलब इंसान के माइंड से खेल रही है क्या? जी, वही तो है। हाँ, इतना सीधी इजी है? सीधी सरल भाषा में, जैसे वो थ्री इडियट्स पिक्चर में बताया था कि सीधी सरल भाषा में कभी भी बात करनी चाहिए तो इंसान के जल्दी समझ में आता है। तो हाँ। अपने माइंड को आप उल्लू बनाना सीखिए। हाँ, हाँ जी। इतना इजी है मैम, उल्लू बनाना? हाँ तो, हाँ तो दुनिया क्या कर रही है, आपको उल्लू ही तो बना रही है। हे भगवान, हाँ। आ, ओके। आप भी अपने आप को उल्लू बनाइए। जो उन्होंने बिलीफ सिस्टम आपके अंदर डाला है, आप उसे एक्सेप्ट ना कीजिए और अपनी खुद के अलग बनाइए। आपकी खुद की अलग आइडेंटिटी बनाइए। ओके। तो जिसको आपने पास्ट में उसको अंदर पाल रखा है, पाला पोसा है, हम्म। बिलीफ सिस्टम को, बस उसको तोड़ना है और नया बनाना है। तो ये भी उल्लू बनाना ही हुआ ना माइंड को। तो मतलब आप एनएलपी और ये सब मिला के अपने सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन को उल्लू बना रहे हैं, ये? चलिए, कोई बात नहीं, नहीं मजाक नहीं, बहुत बट एक लैंग्वेज में मैंने बताया, एक्चुअली है नहीं वैसा, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन बहुत सारे हैं। या। तो मतलब साइंस ही काम करता है उसके पीछे। अच्छा। जैसे कि हीलिंग में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करती हूँ। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, आप पूछेंगे कि उसके अंदर, मतलब आपने ये भी हाँ, सुना रखा मैं होगा कि कॉस्मिक बेसिकली एनर्जी बिकॉज होती है, यूनिवर्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सुनते हैं, मतलब आप कोई भी वीडियो खोल लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है। तो आप थोड़ा सा ना वेरी ब्रीफली मेरे ऑडियंस को बताइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सब तो सारी दुनिया जानती है कि ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, गॉड है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, लेकिन यूनिवर्स की एनर्जी को तो हर कोई मानता है। यस। यूनिवर्सल एनर्जी है, ऐसी एनर्जी कुछ ना कुछ है। अब वो है क्या? देखो, जब हम पैदा हुए तो हम एक सबकॉन्शियस माइंड के साथ पैदा हुए हैं। हम्म। तो हमारे पास वो सबकॉन्शियस माइंड है, मान लेते हैं कि वो एक ड्रॉप है। तो यूनिवर्स क्या है? तो वो सुपर सबकॉन्शियस है। मतलब वो एक अथांग सागर है। हम्म। तो सागर की क्वालिटीज और उस ड्रॉप की क्वालिटीज में कुछ फर्क नहीं है। क्वालिटीज एक ही है, बस ओके। क्वांटिटी का फर्क है। अच्छा। ओके। आप इस बात को समझे? ओके। हम्म। जैसे सागर का पानी खारा होता है, सॉल्टी होता है, हाँ। यस, यस। तो आपने एक एक बूंद भी पानी लिया तो उसकी क्वालिटी वही रहेगी, वो खारा ही रहेगा ना। ओनली क्वांटिटी कम क्वांटिटी में ज्यादा। फर्क आया उसके। सेम उसी तरह से गॉड की जो क्वालिटीज है, मतलब आप ये ना कहिए कि हम यूनिवर्स के अंदर है। हम्म। मेन बात यह है कि हम ही ओके। यूनिवर्स है। हम वो सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। देखो, सारी बात क्रिएशन में तो हुई है, सोच से तो ही बनी है। जैसे कि पहले एक स्टिक से लिखा जाता था, तो किसी ने इमेजिन किया होगा ना पेन, पेन। सोचा होगा उसके बारे में। किसी ने लैपटॉप के बारे में सोचा तो वो आया, मोबाइल के बारे में। पहले सोच में क्रिएशन हुआ, उसका क्रिएट वहां बना वो सबसे पहले। फिर वो उसने अवतार लिया जमीन के ऊपर, फिजिकल पे आए, हाँ। जो फिजिकल पर आया। तो इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप पूछ रहे हैं तो यूनिवर्स है क्या, तो उससे जुड़ना कैसे है। अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम, हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर, मतलब कहता है कि मैंने मैनिफेस्ट किया है, मैंने मैनिफेस्ट किया, लेकिन मेरे गोल्स पूरे नहीं हुए हैं, मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हुआ। ट्रू। अब रीजन क्या है? हम्म। 90% नहीं, 99% लोगों को ये नहीं पता है कि यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है। हम्म। यूनिवर्स की लैंग्वेज मतलब आपकी मनोदशा, आपकी आपकी सोच। मेंटल स्टेट। ओके। जब आप किसी पॉजिटिव स्टेट में होते हैं, पहले हम पॉजिटिव से ही शुरू करते हैं, निगेटिव को लाए ही क्यों यहाँ पर। तो हम्म। जब हम पॉजिटिव स्टेट में होते हैं तो हमारे थाइमस ग्लैंड से और पूरे 60 ट्रिलियन सेल्स से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होने लगती है, जो हम्म। कि हमारे ऑरा से यूनिवर्स में ट्रांसफर होती है। अब ओके। यूनिवर्स क्या करेगा, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी को लेकर चुप नहीं बैठेगा। वो आपकी फ्रीक्वेंसी को लेगा और वो देखेगा कि ये बंदा ये इस टाइप की फ्रीक्वेंसी भेज रहा है जो पॉजिटिव है, उससे मिलती जुलती हम्म। जो फ्रीक्वेंसी है वही आपको लौटाएगा। हम्म। जैसे कि आपकी हैप्पी स्टेट में वो जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है, तो आपके हैप्पीनेस को और बढ़ाने के लिए आपको और क्या चाहिए वो आपको देगा। जैसे कि गुड रिलेशनशिप्स हैं, हम्म। अ, अच्छी हेल्थ है, अबंडेंस में आपको वेल्थ है, जो आपने उस वक्त आपकी मनोदशा से यूनिवर्स से बात की है। ओके।
आप समझ पाए? मैं समझ गया। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्स को, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को, नॉट, नेवर, नहीं, ये चीजें बिल्कुल भी पता नहीं है। हम्म। वो इन बातों से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, क्योंकि उसके पास नहीं की पिक्चर है ही नहीं। ओके। जैसे आप कहते हैं कि मतलब मेरी बीमारी, बीमारी का एक पिक्चर होता है, तो मेरी बीमारी ना रहे, तो ना रहे की पिक्चर है नहीं, बीमारी की पिक्चर है। तो आप बार बार किस चीज को बोल रहे हैं, फोकस किस चीज पर जा रहा है आपका? बीमारी के ऊपर। बीमारी के ऊपर। हाँ, मेरा डिप्रेशन ना रहे, तो ना रहे की पिक्चर है नहीं, डिप्रेशन पर फोकस जा रहा है। तो जहां पर फोकस जाता है वहीं पर एनर्जी फ्लो होती है। ये ओके। उसका लॉ है। जैसे कि ये लॉ इस तरह से है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप मानो या ना मानो वो काम करेगा। ट्रू। लॉ ऑफ ग्रेविटी को आप कहेंगे कि मैं नहीं मानूंगा, तो फिर भी आपकी चीजें, घर की चीजें, आपके हाथ से चीजें नीचे ही गिरेगी ना। आप मानो या ना मानो वो तो गिरती रहेंगी। सेम उसी तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे काम करे, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। आप मानो या ना मानो, जैसे ही आप जिस मनोदशा में हैं, मान लेते हैं आप निगेटिव मनोदशा में हैं, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? तो नेगेटिव। निगेटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो आप स्कार्सिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अभाव को। हम्म। तो बेसिकली जो लोग स्कार्सिटी में हैं, तो वो करते क्या है, मतलब जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, हाँ, वो करते क्या है? जो गरीब है, कंगाल लोग हैं, वो क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे? क्योंकि वो दो चीजों पर फोकस करते हैं। एक, जो चीज उनके पास है नहीं, हम्म। व्हाट दे डोंट हैव, और व्हाट दे डोंट वांट, इन दो हम्म। चीजों पर वो फोकस करते हैं। तो फिर उनके अंदर वो डिप्रेशन आएगा ही, क्योंकि ये चीज मेरे पास नहीं है, तो वो ब्लेम करेगा, रोने लगेगा, एंजाइटी आएंगे, डिप्रेशन आएगा, स्कार्सिटी में जीने लगेगा, हम्म। अभाव नहीं जिएगा ना। और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करते हैं? तो वो इसके अपोजिट करते हैं, जो उनके पास है हम्म। उसके बारे में सोचते हैं, और उन्हें क्या चाहिए इसके बारे में सोचते हैं। ओ। अब जो उनके पास है, उसके लिए वो करते क्या है? तो वो ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। हाँ। हाँ, तो उसके लिए एक मुझे किस्सा भी है हमारे कुरान में, मूसा अलैहिस्सलाम का, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को ही तूर पर जाकर बात करते थे खुदा से, तो जबकि एक फकीर थे और साथ ही साथ एक बादशाह भी खड़े थे, कि वो एक पर्टिकुलर दिन में जाकर बात करते हैं, तो उस वक्त लोग गैदर होते थे वहां पर और अपना मैसेज खुदा को देने के लिए कहते थे। तो हम्म। बादशाह ने मैसेज क्या दिया कि अय मूसा अलैहिस्सलाम, आप ये बोलिए खुदा से कि मुझे जितना भी दिया है अब बस करे, मुझे बहुत हो चुका है, वो देना बस करे खुदा, हम्म। ये मेरा मैसेज दीजिएगा। और साथ ही फकीर जो रुका हुआ था, वो कहने लगा, "हाँ, अब मूसा अलैहिस्सलाम खुदा को ये कहिए कि इनको इतना कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे, मुझे अच्छा। तो कुछ दिया ही नहीं है।" हम्म। तो वो दोनों का मैसेज लेकर चले गए। जब खुदा से बात कर रहे थे, तो वो उन्होंने खुदा से बोल दिया कि बादशाह ने ये मैसेज दिया है कि उनको देना बंद करें। तो खुदा ने ये कहा कि बादशाह को कहो कि तुम आभार व्यक्त करना बंद करो, ग्रेटिट्यूड पे करना बंद करो, बंद करो। हाँ। मैं देना, हाँ, तो मैं देना बंद करूंगा। अच्छा। ओके। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, तो आभार व्यक्त करना बंद करो, मैं देना बंद करूंगा। और फकीर से कहो, तुम आभार प्रकट करो, देना शुरू करो, मैं देना शुरू हो जाऊंगा। सो तो ग्रेटिट्यूड इज यही एवरीथिंग। सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी है, जो उनके पास, जी बिल्कुल। और ग्रेटिट्यूड की फेज में जब होते हैं, वो अपर वाइब्रेशन से, ऊपर की सबसे, जब ओके। हम, वो फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रांग है, और जब हम उस फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं ना अपने आप को, जब हमारे पास जो भी चीजें हैं, चीजें ही नहीं, मतलब ये जान किसने दी है? हम्म। उसी ने दी है ना, तो उसका हमने कभी ग्रेटिट्यूड अदा नहीं किया, पे नहीं किया, शुक्रिया अदा नहीं किया। अब मान लेते हैं कि आपका बच्चे हैं आपके, या एक बेटा दो बेटी जो भी है, आप उन्हें हर कोई चीज दे रहे हैं और वो आपको शिकायत ही कर रहे हैं, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, उसका देखकर कंपेयर कर कर आपको परेशान कर रहे हैं। तो आप क्या सोचेंगे? आपको अच्छा लगेगा? आपके बच्चे आपको ग्रेटिट्यूड पे करने के बजाय आपको और ज्यादा शिकायतें कर रहे हैं, कैसे कर रहे तो हैं? आप उन्हें नेक्स्ट टाइम वो चीजें लाकर देना पसंद करेंगे नहीं। जो वो मांगते हैं? नहीं ना। तो सेम इसी तरह से यूनिवर्स भी यही सोचता है कि बंदे को इतना सब कुछ दिया है, जो दिया है उसकी तरफ उसका ख्याल ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, ग्रेटिट्यूड पे तो करता नहीं है, उसके बदले और भी ज्यादा वो शिकायतें कर रहा है, ब्लेम कर रहा है।
सो तो वो एवरीथिंग चीजें इज हमारे तक अबाउट आ रही एनर्जी, हैं। एवरीथिंग इज अबाउट, पूरा मतलब हर चीज, पूरा गेम जो है एनर्जी का है, फ्रीक्वेंसी का है। आप अपनी फ्रीक्वेंसी और अपनी जी। फ्रीक्वेंसी को अगर यूनिवर्स के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करोगे तो आपके पास अच्छा होगा। बट हाँ, लोगों के पास ये डाउट आता है कि मुझे कैसे पता कि मेरी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे मैच हो रही है। तो आपने ये बताया अभी कि अच्छा। जब आप पॉजिटिव ऑरा में होते हो, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, आपकी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हो, तो आप एक हायर वाइब्रेशंस में रहते हो, एंड देन दिस सेम वाइब्रेशंस आपके यूनिवर्स में भी जाता है। जी। और और उसी यूनिवर्स। से रिलेटेड जो चीजें हम्म। आपको यूनिवर्स चाहता है कि बंदे ने इस वक्त अट्रैक्ट, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम्म। मान लेते हैं आप किसी एक जंगल में हैं, अफ्रीका के, अमेजोन के। तो आप वहां पर उस जंगल में आपको तो भाषा कुछ आती नहीं है वहां की, हम्म। और कोई बंदा फ्रूट्स लेकर जा रहा है और आपको जोरों से भूख लगी है, लेकिन आपके अंदर डाउट और फियर है कि बंदा पता नहीं है मुझे देगा कि नहीं, हम्म। और मैं भूखा मर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। ये सारी डाउट्स और फियर आ रहे हैं, और उस डाउट और फियर्स के एक्सप्रेशंस आपके चेहरे पर होंगे, आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखते होंगे। यस। और आप उस बंदे के पास जाएंगे और डर के वो एक्सप्रेशंस के साथ आप उसको इशारे कर रहे हैं कि वो मुझे दे दे, तो क्या वो देगा? आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर वो देगा। कहेगा कि बंदा इतना डरा हुआ है, मतलब मुझे इस चीज को फेंकनी है। हम्म। तो वो आपको देगा या फेंकेगा? ठीक है। फेंकेगा ही। और जब आप उस चीज को, उसको देखकर आप प्यार व्यक्त कर रहे हैं हम्म। कि आई लव दिस फ्रूट्स, आई लव इट, बनाना, एप्पल, जो भी है उसके पास, और हम्म। आप उसे बहुत प्यार से देख रहे हैं, उससे आपके चेहरे से झलक रही है खुशियां, हम्म। तो वो आपको देगा या नहीं देगा? देगा, पक्का देगा। तो यूनिवर्स तो यही कर रहा है। तो आपकी एक्सप्रेशंस कब आएंगे चेहरे पर? जब हम्म। आप उसे फील करेंगे। यस, इंटरनली, इनसाइड आउट। जी। यस। बिल्कुल। तो जब आप अंदर से फील करते हैं ना पॉजिटिविटी को, तो आपके चेहरे से झलकती है, मैम आई थिंक, और जब वो झलकती है तो यूनिवर्स देना शुरू करता है। हाँ, बट ये आपने बहुत तो गहरी बात कर मैनिफेस्टेशन दी। का बहुत सीधा और आसान सा रूल है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। हाँ, एक तो लोगों को पता नहीं है, दूसरी बात यह है कि जी। ये चीजें हमें ना तो स्कूल में ना तो कॉलेज में। सो नाज़रीन मैम, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो समझाया। आई थिंक द वे यू आर गिवन द एग्जांपल्स, इट वेरी क्लियरली शोज कि एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी। एंड अगर जब हम अंदर से पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी होती है, और यही एनर्जी हमारे यूनिवर्स में जाती है, और यूनिवर्स उसी तरह से हमें अट्रैक्शन देता है। बट ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली आपने जितने डीपली इसको बताया और हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमें ना तो स्कूल्स में ना तो कॉलेजेस में कहीं पढ़ाया जाता है। और जेन जी जो बोलते हैं, इनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता इस सब में। बट लेकिन जी। वास्तविकता यही कि यही जिंदगी है। अगर उनको जिंदगी में सक्सेसफुल होना तो ये जानना बहुत जरूरी है। जरूरी राइट है। मैम? जी। तो जी। तो ये ठीक है मैम। तो अभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने बता दिया, तो थोड़ा सा मुझे आप जो हीलिंग करती हैं, यू डू इट विद गॉड ऑफ मिराकल्स और गॉड ऑफ वंडर्स, राइट मैम? तो ये हम्म। किस हम्म। कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ये थोड़ा सा हमें बताएंगे। वही तो था ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, मतलब वो भी आता है उसमें, हिप्नोसिस, हिप्नोटिक कमांड्स भी होते हैं हीलिंग के दौरान। अच्छा। और मतलब जब विजुअलाइजेशन, अब देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली है क्या, तो वो विजुअलाइजेशन ही हुआ ना। तो करेक्ट। पॉजिटिव स्टेट को हम क्रिएट करके विजुअलाइज करते हैं उन चीजों को, मतलब हम्म। फ्यूचर भी हम जब विजुअलाइज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस ये नहीं जानता है कि वो आपका फ्यूचर है। ओके। उसे इसी वक्त वो उस तरह से जीना शुरू करता है आपके गोल्स को। जब आप अपने गोल्स को क्रिएट करते हैं, मान लेते हैं हीलिंग की बात कर रहे हैं आप, तो हीलिंग के मतलब आप आई एम बिकमिंग हेल्दी, तो हेल्दी की आई एम बिकमिंग हेल्दी, आई एम टोटली हील्ड कहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस मानेगा नहीं। हम्म। ओके, आई एम बिकमिंग हेल्दी, तो वो धीरे धीरे उस पर ट्रस्ट करता है कि आई एम बिकमिंग, तो कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं ये मानकर वो चलने लगता है। तो जब आई एम बिकमिंग हेल्दी की पिक्चर बनती है, और वहां पर होता क्या है, तो विजुअलाइजेशन क्रिएट कराती हूँ कि आपके गोल्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो वो आपकी पिक्चर कैसी बन रही है, बिल्कुल हेल्दी एनर्जेटिक, तो आप उसमें दिख कैसे रहे हैं। तो ये पिक्चर जब बनती है तो उसको एक मूवी की तरह हम देखना शुरू करते हैं। ओके। तो उसे कहते हैं गाइडेड गाइडेड विजुअलाइजेशन।
तो उसको पूरी तरह से गाइड किया जाता है और वो पॉजिटिविटी से घिरा हुआ होता है। हम्म जैसे कि हम हेल्दी बनने के बाद में, हमारा गोल पूरा होने के बाद में, हेल्थ के गोल सब पूरे होने के बाद में, उन रिवार्ड्स को क्या एंजॉय करेंगे, उसके रिवार्ड्स तो जरूर होंगे ना। तो उन यस। रिवार्ड्स को एंजॉय करते हुए जब हम उस स्टेट में चले जाते हैं, मतलब एक्चुअल में एंजॉय करने लगते हैं विजुअलाइजेशन में, हम्म तो हुआ क्या, अब आपके हार्मोन्स बने, जैसे हार्मोन्स बने फ्रीक्वेंसी बनी, फ्रीक्वेंसी बनी यूनिवर्स में गई, यूनिवर्स में गई, यूनिवर्स ने भेजना भी शुरू किया। उसी वक्त यूनिवर्स आपकी तरफ भेजता है, उसी वक्त। ओके। लेकिन एक चीज, दो चीजें उसे स्पॉइल करती है। वो कहेंगे क्या, कि आप इस वक्त आपने मैनिफेस्ट किया और आपके अंदर अगर फियर आया, पता नहीं होगा कि नहीं, डाउट भी आया, डाउट। डाउट भी आया और फियर भी आया। मान लेते फियर लोगों को कैसे आता है कि बहुत सारे लोगों का मैनिफेस्टेशन होता है कि मैं करोड़पति बनूं। हम्म लेकिन जब वो कोई नंबर बोलते हैं, मैं मुझे 5 करोड़ मिले मंथली, तो उनका सबकॉन्शियस उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, और उनके अंदर फियर भी आता है, इतना पैसा आया तो मैं रखूंगा किधर, कई लोग मुझे लूट ना ले। यस। तो लोग, ये फियर आया, डाउट भी आया कि मैं हील हो पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं, ये भी आया ना। तो हम्म आपके मिरेकल्स जो हो रहे हैं, मतलब जो यूनिवर्स ने आपकी तरफ भेजा है गिफ्ट, मिरेकल, हम्म वो वही रुक ओके। जाता है। ओके। बस इन दो चीजों को हम जब निकालते हैं माइंड से, अब निकालते हैं मतलब क्या, उसका भी एग्जाम्पल है हमारे पास। क्या हम कभी ये सोचते हैं कि कल सूरज नहीं निकलेगा? नेचुरल है, निकलेगा ही निकलेगा, ये कॉन्फिडेंट। तो फिर यूनिवर्सल एनर्जी है, तो वो आपको ये सारी पॉजिटिव चीजें वो देने ही वाली है, बस आपको एक सर्टेनिटी की जरूरत है, अनिश्चितता की जरूरत है। उसके ऊपर इतना भरोसा रखिए कि ख्याल ही ना आए आपके दिमाग में कि ओके। कहीं ऐसा होगा क्या। सो मैंने जैसे एग्जाम्पल, ओके, तो सो मैम, अगर मैं आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है उसको मैं अगर समझाऊं करेक्टली, तो बेसिकली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, power of visualization, and hypnotic command, you combine all the things in one particular guided meditation में, and then you give it to your students या फिर mentees या जो भी क्लाइंट बोलो, patients। क्लाइंट्स पेशेंट्स पेशेंट नहीं नहीं कहती बोलूंगा, हूँ मैं उन्हें, clients। नहीं पेशेंट्स नहीं कहती या हूँ, कि सो उनकी आइडेंटिटी नहीं बनानी है वहां हाँ, पर एज अ पेशेंट। यस यस ट्रू। वो क्लाइंट तो है, बिल्कुल। क्लाइंट है या फिर सब्जेक्ट है, जो भी बोलो। तो जी मेरा जी, ये है कि ना, हाउ मच टाइम लगता है उनको हील होने में, इन द सेंस, सपोज आपके पास कोई आया है वो जी, डिपेंड, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं है, नहीं, वो डिपेंड करता है। तो हाँ, कितना टाइम लगता है? वो बहुत कॉमन चीज है कि डिप्रेशन, बीपी, शुगर, ये चीजें, ये लोग तो जल्दी हील हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो स्टेट ऑफ माइंड और ये सारी चीजें चेंज करने के बाद ही वो हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। सबसे हैरत वाली बात यह है कि कैंसर पेशेंट कैसे ठीक हुआ। ओके। कैंसर पेशेंट के जब बिलीफ सिस्टम उसके जो तोड़े गए वहां पर, और जबकि उसके अंदर वो बिलीफ सिस्टम तोड़ने के बाद में जो हीलिंग प्रोसेस शुरू हुई है, हिप्नोटिक कमांड्स है, विजुअलाइजेशन है, और उसका ट्रस्ट अपने भगवान के ऊपर, भगवान कहो, यूनिवर्सल एनर्जी कहो, एनर्जी का। गॉड, अल्लाह, तो हम्म उस एनर्जी की तरफ जो उसकी पॉजिटिविटी बनी है ना, तो हम्म मैंने उसको वक्त दिया था करीब करीब 6 महीने का, लेकिन वो क्लाइंट तो 2 महीने में ही ठीक हो गया। अरे वाह, गुड। हाँ। हाँ, जबकि उसको सिक्स्थ कीमो शुरू थी, सिक्स्थ कीमो ले रही थी वो, सिक्स्थ कीमो? लेडी ही है। जी। मतलब स्टेज तो 3 या डॉक्टर स्टेज ने, 4 होगा? हाँ स्टेज 4 में थी वो। वही बोला, सिक्स्थ कीमो या स्टेज 4? सिक्स्थ कीमो, पांचवे पांचवे जस्ट पांचवे सेशन में ही डॉक्टर ने उनको रोक दिया। फिर उनका थायराइड भी जो बड़ा हुआ था वो नॉर्मल होने लगा, मतलब सारी बीमारियां एक साथ हटने लगी, और वो तकरीब 2 महीने में ही सब कुछ हुआ। ओ, बता नहीं सकती कि कितना वक्त लगेगा, वो डिपेंड करेगा आपके बिलीफ सिस्टम बिलीफ टूटने सिस्टम। पर, आपके बिलीफ पर, आपके थॉट प्रोसेस पर, और आप दिन में उसको कितनी बार चलाते हैं। मतलब चला। आप निगेटिव स्टेट में हो रहे हैं, निगेटिव स्टेट में आ रहे हैं, तो आपको उस स्टेट को ब्रेक करना भी मैं सिखाती हूँ, लेकिन आपने अप्लाई किया तो आप करेंगे ना। हम्म ट्रू ट्रू। हाँ, तो आपको अप्लाई अप्लाई करना है उन चीजों को, और हम्म आप बहुत जल्दी हील हो सकते हैं। ग्रेट, दैट इज ग्रेट न्यूज़ मिस। मतलब स्टेज 4 कैंसर को भी आपने क्योर किया है। जी। ग्रेट। एंड
इससे भी बड़ी बात है कि डॉक्टर जनरली बोलते हैं स्टेज 4 कैंसर मतलब दैट्स द एंड। सो हमारी बॉडी हम्म। अपने आप को हील कर सकती है, मतलब इतना पावर है अपने बॉडी में। एक और एग्जांपल, अब अपने आप को भी हील किया, अभी स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट को भी हील किया। सो मेरे ऑडियंस, दिस यू शुड नोट दैट हमारे बॉडी पास उतनी क्षमता होती है कि 20 साल के ड्रग्स के लेने के बाद भी इंसान अपने ऑर्गन्स को नॉर्मल कर सकता है। स्टेज 4 कैंसर वाले भी हमारी बॉडी की जो विजुअलाइजेशन का जो पावर है, उसके थ्रू हम अपने आप को, बॉडी को हील कर सकते हैं। दैट इज समथिंग जी। ग्रेट, एंड आई थिंक दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ आवर होल आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, कि बॉडी की पावर कितनी है। राइट मैम? एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मैम ने बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड वो डिपेंड करता है आपके स्टेट ऑफ माइंड पे। सो मैम, हम अभी तक एनएलपी के बारे में बात नहीं किए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसमें थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएंगे क्या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता क्या है? बहुत सुनते हैं एनएलपी एनएलपी, लेकिन होता क्या है वो? बहुत बेसिक्स, बहुत सिंपल। न्यूरो मीन्स हमारे न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स मतलब हमारे ब्रेन के सेल्स। हम्म। अब उनकी भाषा होती है। ओके। भाषा होती है मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब बात करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक इंपल्सेस पास करता है दूसरे न्यूरॉन की तरफ, दूसरा न्यूरॉन तीसरे की तरफ, इस तरह से वो न्यूरल पाथवे बनता है। तो बेसिकली न्यूरल पाथवे दोनों भी चीज में बनते हैं, निगेटिव थॉट्स में, पॉजिटिव थॉट्स में। अब होता क्या है, जब निगेटिव थॉट्स में न्यूरल पाथवे बनता है तो आपके न्यूरॉन के ऊपर एक माइलिन शीथ होती है। हम्म। अब वो माइलिन शीथ इंसुलेटर का काम करती है, जबकि उस न्यूरॉन को एक प्रोटेक्शन देती है, जिस उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस बन रहे हैं, कहीं वो इलेक्ट्रिक स्पोर्ट ना हो जाए, मैं ये कहूंगी। ओके। उसके लिए उसे इंसुलेटर का काम करने वाली माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय होने लगती है, श्रिंक होती है, डिस्ट्रॉय होती है, खत्म भी हो जाती है ओके। निगेटिव थॉट्स की वजह से। और फिर लो आपने मतलब सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को बर्बाद ही कर दिया अंदर। हम्म। मतलब उसके वो पॉइंट तक जाने थे वो नहीं जा पा रहे, हीलिंग करना था नहीं हो पा रहा। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स क्या करते हैं, वो भी न्यूरल पाथवे बनाते हैं। जब न्यूरल पाथवे बनते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स की वजह से उन न्यूरॉन्स के अंदर ये एनर्जी आती है, एक ताकत आती है, और उनकी माइलिन शीट ना बहुत मोटी बनने लगती है। जितनी अच्छा। स्ट्रांग माइलिन शीट बनती है ना, ओके। उतनी अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी जल्दी हो जाती है। अब नया पॉइंट आया, न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब क्या? हम्म। मतलब आपके ब्रेन के शेप को चेंज करना, ये होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हम्म। जिस तरह से प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक, हाँ, रबर, प्लास्टिक, ये या। चीजें, तो वो अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं ना। अगर उसके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट किया जाए और थोड़ी देर के बाद रिमूव किया तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। सेम उसी तरह से हमारा ब्रेन थॉट के मुताबिक अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ओके। मान लेते हैं इस वक्त उसने एक पॉजिटिव थॉट के मुताबिक अपना शेप चेंज किया, तो उसके अंदर वो केमिकल्स जनरेट हुए, तो वो पहली स्टेट होती है केमिकल स्टेट, उसकी केमिकल चेंज होता है। शुरू में पहला सिर्फ केमिकल चेंज होता है। लेकिन जितना बिलीफ स्ट्रांग हो और जितना उसने गहराई से उस बात को एक्सेप्ट किया ना, तो न्यूरल पाथवे उतना स्ट्रांग बनेगा। माइलिन शीथ उसी वक्त स्ट्रांग भी बन सकती है। और जितना स्ट्रांग बना है ना आपका न्यूरल पाथवे या आपका बिलीफ, तो वहां पर होता क्या है, मैंने इसके पहले आपको क्या कहा कि न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, माइलिन शीट बनती है, हाँ, न्यूरल पाथवेज बनते हैं। हाँ तो जितना ज्यादा हाँ तो फिर इंटेंसिटी जितना ज्यादा होता है, उतना स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन बनता है। जी जी, तो हम्म। जितना पाथवे उसका स्ट्रांग बन रहा है ना, जी। तो मैं ये बात हम हीलिंग पर ही कर रहे थे ना, नहीं नहीं, प्लास्टिसिटी, फंक्शनल प्लास्टिक, न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात कर रहे हैं हम। न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ जी। तो हम्म। फिर उस पर वहां पर चेंज आता है, जैसे कि स्ट्रक्चरल चेंज आना जरूरी होता है। जितना स्ट्रांग बिलीफ बनता है ना, हाँ। तो वहां पर स्ट्रक्चरल चेंज आता है। जैसे कि पहले हुआ आपका केमिकल चेंज, वो थोड़ी देर के लिए हुआ, मतलब एक होता है ना कि हम कभी एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट में हुआ मोटिवेशन तो हाँ। को सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होते हैं, दूसरे हम्म। दिन जैसे कि वैसे, मतलब वही सब कुछ रूटीन होता है, हमारे अंदर चेंजेस नहीं आता है। लेकिन सडन हम किसी चीज को इतना गहराई से लेते हैं, डीप अंदर दिल में, और दिल से लगा लेते हैं किसी बात को, तो उसी वक्त हमारा ब्रेन हमेशा के लिए एक चेंज कर लेता है अपने शेप को, उसे कहते हैं हम्म। स्ट्रक्चरल चेंज। जब ये स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है ना, तो हीलिंग भी उसी तरह से पॉसिबल है, उतनी जल्दी हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज को लाना जरूरी है।
तो कुछ ओके। बातें आपके न्यूरल पाथवेज को, मतलब एनएलपी जो आपने पूछा कि एनएलपी क्या स्टार्ट होता है, तो एनएलपी से इस हुआ। ब्रेन की लैंग्वेज को बार बार बनाकर आप उसे एक तो स्ट्रक्चरल चेंज लाए, या आप उसको इतनी इंटेंसिफाई करें अपनी फीलिंग्स को वहां पर कि इमीडिएट स्ट्रक्चरल चेंज भी आ सकता है। ओके ओके। तो इस तरह से हीलिंग भी होता है। और तो अगर मैं समराइज करूं मैं, तो मतलब एनएलपी एनएलपी स्ट्रक्चरल चेंज को बहुत फास्ट करता है बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल एंड फीलिंग्स। वेरेज अगर वही चीज को हमको जी स्ट्रक्चरल चेंज नॉर्मली करना है तो उसको रिपीट करना पड़ेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जाके वो स्ट्रक्चरल चेंज होता है। सो एनएलपी थ्रू इट्स जी जी। इसके टेक्निक्स के थ्रू आप इस स्ट्रक्चरल चेंज को फास्ट करते हो। करेक्ट। तो आपने क्या कहा, एनएलपी? एनएलपी जो आप जो स्ट्रक्चरल चेंज की बात कर रहे थे, बाय डूइंग एनएलपी टेक्निक्स ये स्ट्रक्चरल चेंज फास्ट होता है। वेरएज जी, तो एक पर्टिकुलर चीज को रिपीट करोगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज होगा, मतलब दो वेज ऑफ डूइंग इट, थ्रू एनएलपी यू डू इट फास्टर। फास्ट हो सकता है जी। करेक्ट। अच्छा। अब जी, और एनएलपी में होता क्या है, विजुअलाइजेशन, वो भी हाँ। गाइडेड विजुअलाइजेशन होता है। करेक्ट करेक्ट वही करेक्ट। तो है सब कुछ। यस। तो मतलब तो इस विजुअलाइजेशन इज द की। जी, राइट। विजुअलाइजेशन सिर्फ विजुअलाइजेशन ही नहीं है, फीलिंग इज द की। वो तो विजुअलाइजेशन वो तो आपका मतलब विजुअलाइजेशन के अंदर में फीलिंग लेके आना हीलर का काम है ना मैम। मेरा काम। बट विजुअलाइजेशन प्लेज जी अ जी, वेरी वो मेरा इंपॉर्टेंट, काम है। सो लॉ ऑफ, जी जी, हाँ इसलिए कोच होना जरूरी है। हाँ वो बहुत जरूरी हाँ है। जी, बिकॉज हाँ कोच का एवरीथिंग। होना बहुत जरूरी है। यस यस यस। जी बिल्कुल। ओके मैम, बहुत बात किया अभी हमने। अभी हम थोड़ा सा गट और माइंड के बारे में बात करेंगे, बट इससे पहले हमने ये भी सुना है कि आप गाना भी अच्छा गाते हो। हाँ जी, तो हमारे मतलब वो ऑडियंस को शौक थोड़ा है। सा शौक है तो थोड़ा सा सुना दीजिए, देन वी विल गो टू माइंड एंड गट। जी जी, कौन यहाँ सा? पर भी मैंने बहुत चेंजेस किए हैं अपने अंदर, क्योंकि निगेटिव सॉन्ग्स तो मैं नहीं गाती हूँ, मतलब मैंने हाँ। बंद किए हैं। जैसे कि हाँ, तो जो सॉन्ग आपके अंदर डिप्रेशन क्रिएट करा है, हम्म, खास करके मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, या दिल हाँ। है छोटा सा, तो बिल्कुल भी नहीं मुझे ये गाने हैं, ये गाने दिल ही यस छोटा सा छोटी सी आशा, जबकि भगवान ने इतना बड़ा दिल दिया है यस और इतनी सारी अबेंडेंस में वहां पर सारी चीजें मौजूद हैं, तो आपकी आशा लिमिटेड क्यों होनी चाहिए, यस है ना? यस। तो वो भी ट्रू ट्रू ट्रू। उस टाइप के गाने नहीं होते, तो गाती कैसे हूँ। तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, हम्म। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। करेक्ट करेक्ट। तो मैं इसके दो लाइन सुनाती हूँ। यस एब्सोल्युटली। जी, आप बर्दाश्त कीजिएगा प्लीज। अरे एंजॉय करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और आगे भी उसकी लाइन से, अब मुझे उतनी लिरिक्स उसकी याद नहीं है। दूसरा एक गाना मुझे बहुत पसंद आता है, कि आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू। जैसे हम्म कि ऐसे लग रहा है कि हमारा सबकॉन्शियस ही बात कर रहा है, हम्म। जो भी है बस यही एक पल है। जिस तरह से हम यस। पास्ट पास्ट हमारा सबकॉन्शियस जानता नहीं है, फ्यूचर भी नहीं जानता है, वो बस प्रेजेंट को जीना जानता है। तो वो हम भी मुझे गाना जनरली बहुत लोग बोलते पसंद भी है ना, लिव इन द प्रेजेंट, मेरे। लिव इन द प्रेजेंट। हाँ जी। तो वो भी ओके। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, अच्छा आप अच्छा। शेयर कीजिए मेरे चैनल को भी। श्योर ओके, श्योर श्योर श्योर। गाना ये है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो पूरा गाना चैनल पर है। वेरी नाइस मैम, वेरी अ, नाइस। तो गुड। बताइएगा तो और भी। एकदम जी फ्रेश हो गए अभी। अब फ्रेश जी, होने के बाद हम चलते हैं अगला इस पे, गट की डाइट तरफ। पे। डाइट पे। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? डाइट पे। डाइट इज वेरी जी, इंपॉर्टेंट एंड ये डाइट बहुत प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड अनफॉर्चुनेटली हम्म, आज के डेट पे डाइट इज ऑल अबाउट प्रोसेस्ड फूड, बर्गर, पिज्जा,
and noodles and all those things. So आप अपनी फास्ट फूड। डाइट को कैसे मेंटेन कर रही हैं, मीन्स स्पेशली उस पीरियड में जब आप नेचुरोपैथी में आई थी और प्लस यू कमिंग आउट ऑफ दैट मेडिकेशन, तो उस स्टेज से लेकर अभी तो डाइट, हाउ डिड यू मेंटेन योर डाइट, और अभी किस तरह से आप डाइट को मेंटेन करते हैं? अब डाइट को मेंटेन करना है मतलब हमारे, देखो, हम तो अभी ये हेड वाले ब्रेन की बात कर रहे थे इतनी देर तक। हम्म। हमारा सेकंड ब्रेन जो है वो हमारा गट, हम्म। वो हमारा सबसे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट गट है। जब भी हमें फीलिंग आती है सबसे पहले गट में ही आती है। गट फीलिंग। वहां वहां पर हमारे होते हैं गट बैक्टीरियाज। तो गट ओके। बैक्टीरियाज होते कैसे हैं, अब पहले शायद ये ज्यादा वास्ट भी ना हो जाए लेकिन मैं समझाने का प्रयास करूंगी कि हम्म। उनका रेशियो होता है। जब हम पैदा होते हैं ना तो गुड गट बैक्टीरियाज के साथ पैदा होता है जब नॉर्मल डिलीवरी होती है। हम्म। गुड गट बैक्टीरियाज हमारे 80% होते हैं, बैड 20% होते हैं। ओके। तो हम इस टाइप का जब खाना खाते हैं तो हमारे गट्स को हम अब्यूज करते हैं, खत्म भी करने लगते हैं। तो बैड गट बैक्टीरियाज बढ़ने लगते हैं और गुड कम होने लगते समझे। हैं, तो ये रेशियो डिस्टर्ब होने लगता है। हम्म। इसकी वजह से आपकी समस्या और बढ़ने लगती है। लेकिन बेसिकली आपके गट बैक्टीरियाज का रोल क्या है, इसे क्यों हम अभी साइंस इसको ये कह रहा है कि ये हमारा सेकंड ब्रेन है, क्योंकि यहाँ पर जो हार्मोन्स है, जो कि सबको लगता है कि न्यूरोकेमिकल सिर्फ ब्रेन में बनते हैं, यहाँ पर बन करेक्ट। रहे हैं हैप्पी हार्मोन्स आपके, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। हम्म। तो ये यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं जो आपके गट बैक्टीरियाज करा रहे हैं। तो उनको एनहांस करना हमारी सबसे पहली ड्यूटी बनती है, उनको बढ़ाने की। तो हम्म। उसके लिए आपको लेने होगी प्रोबायोटिक्स, फर्मेंटेड फूड, जो आपके गट बैक्टीरियाज को, उनकी कॉलोनीज को बढ़ाएंगे। वही। अब उन्हें जिंदा रखने के लिए आपको खाने हैं लीफी वेजिटेबल्स, सलाद, हम्म। इन चीजों को, ताकि वो जिंदा रहे। हम्म। और उनका जो फूड है गट बैक्टीरियाज का, और किस चीज में है, मतलब जो गावा होता है हमारा, हम्म। और अमरूद, और हम्म। अनार, इनके बीज में भी होता है। तो ओके। कुछ सीड्स जो है हमें खाने भी चाहिए, एप्पल कौन के से? ना खाएं। हाँ। ओके। एप्पल के नहीं हाँ, खाने? तो नहीं खाने हैं एप्पल में, तो हम्म। उसमें साइनाइड होता है, इस वजह से वो नहीं खाते हैं। बाकी के जो खाने लायक सीड्स हैं उसे जरूर खाएं, तो वो हमारे गट बैक्टीरियाज का खाना होता है। मतलब एक तरफ हम उनकी कॉलोनीज को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें जिंदा रखने के लिए खाना भी प्रोवाइड करना चाहिए ना। अब हम्म। हमने खाना नहीं दिया तो क्या होगा, मतलब सलाद और फ्रूट्स ये नहीं दिया तो क्या होगा, हम्म। यही गट बैक्टीरियाज हमारी आंतों को खाने शुरू हो जाते हैं, हम्म। अंदर की लेयर को। हाँ, तो मतलब आप कर क्या रहे हैं, उनकी कॉलोनीज को बढ़ा रहे हैं और फिर अपने आप को ही बीमार कर रहे हैं। तो इसको मेंटेन करना जरूरी है मतलब प्रीबायोटिक्स आपको। और प्रोबायोटिक्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी प्रोबायोटिक्स, है। ओके। ओके। जी जी, इस तरह से कीजिए। और कुछ चीजें छोड़नी है आपको, जैसे कि चीनी है, हम्म। और आपका रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड ऑयल, और रिफाइंड व्हीट। इन हम्म। चीजों को जब आप छोड़ते हैं तो आपके गट बैक्टीरियाज मतलब मरने के बजाय मल्टीप्लाई होने लगते हैं। ओके। सो ये एक न्यूज़ है मैम कि हमारे गट में बैक्टीरिया भी होती हैं और बैक्टीरिया को भी मेंटेन बढ़ाना। हम तो बैक्टीरिया से हर समय यही सोचते हैं कि बैक्टीरिया एक्सटर्नली हमको ये करती है, मतलब इम्पैक्ट करती है और इफेक्ट करती है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होती है। बट गट बैक्टीरिया हमारे पास 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होती है शायद, राइट? जी, हाँ, तो बैक्टीरिया होती आपकी है आवाज, तो। मेरी आवाज भी कट रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आप। हाँ, तो गट बैक्टीरिया भी होती है। पहली बार आई थिंक मेरे ऑडियंस में बहुत लोग सुनेंगे। और गट बैक्टीरिया को हम मतलब ग्रो कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। हम्म, सो दिस इज अ ग्रेट न्यूज। तो मैम आपने एक वर्ड भी बोला कि सेकेंड ब्रेन। हाँ तो मतलब फर्स्ट ब्रेन हमारा माइंड है, लेकिन हार्मोन्स लाइक सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स वो हमारे गट में भी होते हैं। जी, वही बनाते हैं। 95% सीरोटोनिन गट में ही बनता है, 5% आपका माइंड बनाता है। तो अभी तो हमारा गट इतनी इंपॉर्टेंट हो गया तादाद माइंड से। हाँ, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल वही तो, जिसका गट खराब है देखना, वो हमेशा चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहता है। तो होता है ना, गट, कभी कभी पेट बट खराब होता है। ये तो हमें कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं गया था। हमें तो यही बोला गया, अभी भी बोला जाता है कि माइंड करो, माइंड को ठीक करो, माइंड को ठीक करो, पॉजिटिव थिंकिंग करके। आपने तो एक नया अब न्यूज सारी बोला। चीजें स्कूल में पढ़ाएंगे,
सारी चीजें स्कूल में पढ़ाएंगे तो फिर दवाइयों की कंपनियां भी बंद हो जाएंगी और तो डॉक्टर आपने तो ऐसी दवाइयों की कंपनियां बंद कर दी नेचुरोपैथी में आके। हाँ। हाँ जी। तो सबकी थोड़ी दवाई है, अपनी खुद की है। नहीं मतलब आप सबकी आप करवा हील रही हूँ आप। आप हील कर रहे हो ना, तो लोगों को तो बता रहे हो ना कि ये आपकी बॉडी खुद हील करेगी करके। आप कहते सच्चाई। जी जी, हाँ। सच्चाई बता रही हूँ। ओके ओके ग्रेट। सो या तो मतलब आवर गट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दिस इज द आउटकम, एंड गट इज मोर जी। इम्पॉर्टेंट देन माइंड। हम्म, मतलब आपको गाइडेड विजुअलाइजेशन करना है, आपको हम्म। हैप्पी स्टेट में रहना है, तो आपके गट को भी आप हेल्दी रखिएगा। इन चीजों से उसे अब्यूज ना कीजिएगा। ओके। जैसे आजकल जो बच्चे खा रहे हैं पिज्जा बर्गर, उसमें क्या होता है, तो वो रिफाइंड ऑयल होता है, रिफाइंड मैदा जो है, वो रिफाइंड व्हीट जो है, हम्म। इन चीजों से, और साथ ही साथ अजीनोमोटो। अब ये क्या करता है कि आपकी गट लाइन को ही खराब कर देता है पूरा। अब जब गट लाइन, आपकी इनर लाइनिंग जो है गट की, वो जो है, वो लाइनिंग बनती ही है आपके गट बैक्टीरिया से। ओके। हाँ हाँ। जी। तो उसी से बनती है, तो वो वहां से डिस्टर्ब होने लगते हैं, मरने, और वहां पे छेद होने लगते हैं, उसे कहते हैं लीकी गट। लिखी गट, मतलब ओके। आपके बॉडी में जो चीजें एब्सॉर्ब करनी है वो नहीं करेगा, एब्सॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा। साथ ही साथ आपका मूड जो है, गट बैक्टीरियाज बनाते हैं। सीरोटोनिन आपको हैप्पी रखता है, एंडोर्फिन्स आपको हंसता खेलता रखता है, ऑक्सीटोसिन्स आपको लव क्रिएट करता है। ये सारी चीजें मरने लगेंगी ना आपकी लाइफ में, इसीलिए तो लोगों के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, उनके चिड़चिड़ेपन से रिलेशन खराब हो रहे हैं, और ज्यादा बीमार हो रहे हैं। तो आपको दोनों चीज को मेंटेन करते हुए चलना है। तो आप ये मतलब कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि अगर हम अपने गट बैक्टीरिया को वापस ले आए तो हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे, हमारे हमारे बहुत सारे जो डिजीजेस हैं, जो सोरेसिस है या फिर लीकी गट है या फिर सीबो है, सीफो, ये सब ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मतलब ये जो डिसीजेस जो है, ये एक्चुअली डिसीजेस है नहीं, ये सिम्टम्स है इन सभी चीजों के। ओके। मतलब साइड इफेक्ट्स है, मैं कहूंगी। ओके। तो बस इन चीजों को आप अपनी अच्छी आदतों को बनाने के लिए अपने विजुअलाइजेशन को स्ट्रांग कीजिएगा, अपने RAS फैक्टर को आप उस तरह से एक्टिवेट कीजिएगा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को। फिर वो आपको उसी चीजों को सामने दिखाता रहेगा जो आपके गट और माइंड को हेल्दी रखने के लिए मतलब कारगर है, आपको हेल्प करता रहेगा। बस आपका फोकस इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। ओके। सो बाय जी। डूइंग ऑल दिस मैम, मेरे को एक समझ में आया कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को थोड़ा सा बुद्धू बना रहे हैं, जैसे आपने बोला था बुद्धू बना रहे हैं। मतलब जैसे विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो आपके पास कुछ नहीं है बट फील कर रहे हो कि कुछ है, आप उसी लाइफ को जी रहे हो, वही चीज को पा रहे हो, यू आर लीडिंग दैट पर्टिकुलर लाइफ, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको मान लेता है। लेकिन उसके पास कुछ पास की वो इवेंट्स होनी जरूरी है, ऐसे ही नहीं मानेगा। ओके। जबकि आपके पास पास्ट में कुछ इवेंट ही नहीं है खुशियों वाली, तो आपका माइंड मानेगा कैसा? बचपन ओके। से ही कोई इंसान मिजरिज में जी रहा है, हम्म। कंगाली में जी रहा है, तो वो धनवान होने की बात को मानेगा कैसा? तो नहीं मानेगा वो। वो बिलीफ सिस्टम हो गया उसका। तो बिलीफ सिस्टम है, लेकिन पास पे कुछ ना कुछ उसके पास मेमोरीज होते हैं, तब मेमोरीज, उसको हाँ क्रिएट हाँ। किया जाता यस है। यस यस। या ओके। तो फिर उसके बिलीफ सिस्टम को तोड़कर उसका हाँ। फ्यूचर उसे दिखाया जाता है, कि तब वो मानने लगता है कि हाँ यस। भाई इस तरह का हो सकता है, नहीं होता ही है हाँ, ये। बिलीफ को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद नए वाले को इम्प्लांट करना पड़ेगा। ओके जी। ओके ग्रेट ग्रेट। सो मैम एक और चीज पूछना था मेरे को, जो मेरे ऑडियंस भी जानना चाहेंगे। आजकल बहुत सारे क्रीम्स बिकते हैं, आप टीवी खोलो हम्म तो बहुत सारे एड्स आएंगे, ये टीम ले लो, वो ले लो, आपको ये गोरा बना देगा, ये काला बना देगा, काला तो नहीं बनाएगा, आपके स्किन को फ्रेश कर देगा वगैरह वगैरह। तो आपका क्या मानना है कि क्रीम्स वगैरह यूज करने चाहिए, दे आर गुड फॉर हेल्थ और नॉट? आप चाहते क्या है मुझसे? सब कुछ सच उगलवाकर आप नहीं, मैं अपने कोई ऑडियंस को सारे के सच्चाई, सारे मैं चाहता हूँ कि फार्मा मेरे ऑडियंस सच्चाई को इंडस्ट्रीज जाने। फार्मा इंडस्ट्रीज की ही जागे ना हो जाए कि मैम क्या बता रही है यहाँ पर आकर। नहीं नहीं, लेकिन लोगों को सच्चाई यही है कि उनके अंदर केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जी। ये नेचुरल नहीं होते हैं। जो हम्म। क्रीम्स, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो नेचुरल है नहीं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स को, अब हमारे सेंसर्स होते हैं बॉडी में, मतलब हमारे स्किन पे। 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं,
जैसे आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारी जुबान है, तो ये हमें उस सेंसेस को कैच करते हैं, फिर हमारी मेमोरी बनती है। तो सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन है क्या हमारा? पूरी स्किन पिन। सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी का ये। हम्म। अब उसको ही हम अब्यूज कर रहे हैं इन केमिकल्स को लगा लगा कर। दिनों दिन हम सोप्स यूज कर रहे हैं, शैम्पूज यूज कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के क्रीम्स यूज कर रहे हैं। तो वो हम्म। हमारे जो सेंसर्स लगे हैं हमारे बॉडी के ऊपर ना, उसको वो मारते जा रहे हैं। तो आपका जो उस सेंसेशन को कैच करके एक मैसेज जाना है आपके बॉडी को, और वहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरेट होने, वो हो ही नहीं पा रहे। ओके। तो तो आप मुझे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगी कि आप इन चीजों को ना लगाएं, जितने भी नेचुरल चीजें हैं उसका यूज करें। आपको गोरा बनना ही है तो पहले आप अंदर से फील करें ना। तो यस। बाहर से लगाकर आप खूबसूरत नहीं दिखेंगे। अंदर जब से आने इंसान से अंदर फील। से खुश होता है ना, तो ऑटोमेटिक खूबसूरत दिखता ही है। ओके ओके। मान लेते बहुत खूबसूरत इंसान है, गोरा है और नाराज है, तो कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं ना। बॉडी लैंग्वेज से क्यों पता पसंद चलता करेगा उसे? है। सो जी जी। मैम। और हंसता खेलता हुआ चेहरा है, वो अंदर से खुशियों को फील कर रहा है, तो उसका ऑरा भी पॉजिटिव है और लोग उसके साथ में बैठना उठना पसंद करेंगे। तो जरूरी क्या हुआ, आपके केमिकल्स को लगाकर आपके सौंदर्य को बढ़ाना, मतलब सौंदर्य को बढ़ाना है, या आपको इंटरनली अपने आप को हील करके अपनी पॉजिटिव स्टेट को बढ़ाकर सौंदर्य को बढ़ाना है? हम्म। वन मिनट। आप मेरी बात को समझे? चलो। मैम एक मेरे को डाउट है कि क्रीम्स वगैरह इतने सारे बिकते हैं और लोग बोलते हैं और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी बोलती हैं कि आप क्रीम लगा लो आपका स्किन टाइट हो जाएगा, आप गोरे हो जाओगे, कुछ ये लगा के आप मतलब क्या बोलना चाहिए, यंग दिखने लगोगे, एंटी एजिंग। तो आप एनएलपी और नेचुरोपैथी पे इतना ध्यान देती हैं, तो क्या क्रीम लगा के हम यंग हो सकते हैं या फिर हमारी गोरे हो सकते हैं? अगर ऐसा होता तो काले लोग भी आपको गोरे नजर आते। अब बहुत सारी लोगों की जितनी झुर्रियां पड़ रही है, हम्म। उनकी भी स्किन टाइट हो जाती। हम्म। हाँ। तो आपने सिर्फ सेम वही क्वेश्चन पूछा, क्या दवाइयां ठीक कर सकती हैं? तो दवाइयां ठीक नहीं करती हैं कभी। सेम उसी तरह से क्रीम आपको यंग और गोरा कैसे बनाएंगी? तो आप ये कह बनाएगा तो रहे। आपका माइंड और आपकी स्टेट, ओके। पॉजिटिव स्टेट ही आपको बनाएंगे। जब आप अपने आप को विजुलाइज करेंगे कि आई एम बिकमिंग हेल्दी, आई एम बिकमिंग यंगर, आई एम बिकमिंग फेयर, तो फेयर बन रही हूँ, ये ब्यूटीफुल हैंडसम, ये आप सोचेंगे, सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं, हम्म। तब जाके आपके अंदर जो हार्मोन्स बन रहे हैं ना, वो हार्मोन्स आपको बनाएंगे, बाहर के केमिकल्स आपको नहीं बनाएंगे। मतलब हीलिंग जो होनी चाहिए ना, वो इंटरनल आउट होनी चाहिए, एक्सटर्नल इन नहीं। तो इनसाइड आप आउट। बाहर से कितना भी लगाए, आप खूबसूरत नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि चेहरे पर मुस्कुराहट ही नहीं है, नाराज ही है। ओह। तो तो उस इंसान, आप ये बोल रहे हो कि ये सब क्रीम्स हमें लगाना नहीं है, बिना लगाए भी हम गोरे हो सकते हैं और खुश दिख सकते हैं, स्किन हाँ टाइट तो हो सकता है? जी जी जी, हो सकता है, अरे ये तो बहुत हो बड़ी सकता बात बोल दी आपने मैम। जी। उसके लिए आपको खाना भी मेंटेन करना है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है। ओके। एक्सरसाइज करता ही इंसान जब एनर्जेटिक हो जाता है ना, तो चुप नहीं बैठता है, वो कर हम्म। ही लेता है एक्सरसाइज को। ओके। ओके। तो आपने, ये हुआ कैसे? तो आपके बिलीफ सिस्टम चेंज हो गए, आपके स्टेट ऑफ माइंड जो है वो चेंज हो गई, हम्म। आपकी एक्शन चेंज होने लगेगी। एक्शन जैसे चेंज हो गई, आपका रिजल्ट भी चेंज हुआ। तो हम्म। आप चाहते क्या है? बेसिकली आपको रिजल्ट चाहिए कि आप यंग और हैंडसम दिखे, तो इसके लिए आपको केमिकल्स लगाने की जरूरत नहीं। ऐसा कहाँ कब हुआ है कि केमिकल्स लगाकर इंसान इस चीज से हेल्दी हो? जैसे कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं 5, और पांचों सेंसरी ऑर्गन्स में सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन है हमारी स्किन, जिसके ऊपर इतने सारे सेंसर्स लगे हैं। जबकि एक मच्छर काटे तो भी हमें पता चलता है कि किस एरिया में हमें मच्छर ने काटा, कितना छोटा सा पॉइंट है वो। हम्म। तो इतने सारे सेंसर्स जब हमें उस यूनिवर्स ने दिए हैं, तो हम उसको बर्बाद करते हैं इन केमिकल्स को यूज करके। हम्म। जब ये सेंसर्स का काम है कि उन मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक दिया जाए, ब्रेन उसको न्यूरोट्रांसमीटर्स में कन्वर्ट करे। जब हम फील भी करते हैं ना पॉजिटिविटी को, तो हम्म। हमें वो फीलिंग्स गूजबम्प क्रिएट कराती है। जब छोटे बच्चे को आप देखना, जब वो खुश होता है तो उसके गूजबम्स आते हैं, जब उसके उसको हम नहलाते हैं तो उसके गूजबम्स आते हैं।
हम्म आजकल हमारे आते नहीं है, क्योंकि हमने उन सेंसर्स को मार ही दिया है। हम्म। तो आप भी क्रीम और यूज करती है कि नहीं करती है? आ, आप क्रीम यूज जी करती है कि नहीं करते? जी, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं करते हैं? आ, जी जी, बिल्कुल नहीं। अरे वाह, गुड। सो एक एक बिल्कुल लाइव भी नहीं। एक लाइव एग्जांपल है मेरे ऑडियंस के लिए। मैम देखिए, बिना क्रीम यूज किए भी यंग दिख रही है, एज कम दिख रहा है, स्किन टाइट है। सो मतलब क्रीम यूज करना जरूरी नहीं है आपको यंग दिखना है या तो स्किन टाइट होना है। जी, अंदर तो से वो इंटरनल होना, इंटरनल इंटरनल आउट। होना, इनसाइड आउट। ओके ओके, ग्रेट जी जी मैम। आई जी। थिंक वी हैव बहुत सारे हमने टॉपिक्स जोड़े हैं और बहुत सारे ऐसी बातें बोले जो आई थिंक मेरे ऑडियंस शायद विश्वास ना करे। बट आई थिंक दिस इज द थिंग्स, एवरीथिंग इज इंटरनल। अगर आप अंदर से खुश हैं, आपके स्टेट ऑफ माइंड अगर पॉजिटिव है, तो आपके पॉजिटिव हार्मोन्स जनरेट होंगे, तो उस तरह से ग्लैंड्स में जाएंगे, उसी तरह से न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू आपके सेल्स एंड डीएनए एंड जीन्स तक पहुंचेंगे, एंड एवरीथिंग इज जी पॉसिबल। बिल्कुल। और दो 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 इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमने आज इसमें मतलब लाइव एग्जांपल आप ही हैं कि एक तो आप कितने भी साल आप ड्रग्स लो, लेकिन अगर आप हीलिंग स्टार्ट करते हो तो हमारी बॉडी आपको साथ देगी और आपको हील करेगी, जो आप लाइव एग्जांपल हो। 20 ईयर्स के मेडिकेशन के बाद भी यू आर बैक, कम बैक टू नॉर्मल। सेकेंड इज, आपने एक पेशेंट को हील किया जो कैंसर पेशेंट है, and fourth stage cancer patient, and because of the belief, strong belief, and belief on the techniques and belief on you, and of course herself, she could come out of that cancer from stage 4। सो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि हमारी बॉडी कितनी स्ट्रांग है और हम कुछ जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। एंड तीसरी बात जो आपने बोला कि क्रीम्स को यूज नहीं करना है, क्रीम्स आपके स्किन को खराब करेगा। और हम इनसाइड आउट अगर इंटरनली खुश है तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली टाइट होगा। सो मैम, जाते जाते थैंक यू सो मच, बट जाते जाते एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस? खुश रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, और अपने गोल्स को पाने के लिए आप उस तरह के अपने रिवार्ड्स को एंजॉय करते हुए अपने आप को देखिएगा। इसी वक्त आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको चाहिए क्या? जो आपको चाहिए वो आप अभी इसी वक्त उसे एंजॉय कर रहे हैं ना। तो हम्म आप इसी वक्त से खुश होते हैं, तो खुशी के लिए, तो खुशी से तो पैसे से तो नहीं मिलती है बाहर। हम्म। तो खुशियां अंदर क्रिएट करनी पड़ती है, वो ओके। बाहर मिलती नहीं है। जिंदगी में जिंदगी भी बहुत आसान और क्या कहें उसे, इंटरेस्टिंग नहीं होती है, उसको हाँ, बनानी पड़ती है। बनानी पड़ती तो है। वो आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। तो ये आपके डिपेंड है आपके स्टेट पर। आप अपनी स्टेट को बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा अपनी लाइफ को। यही तो मेरा मैसेज है। हाँ, और एक बात मेरे तरफ से मैसेज है, इन केस ऑफ आपके पास कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम है, कोई भी हीलिंग की ओ, जरूरत है, तो मैडम को कांटेक्ट करिएगा, शी विल हेल्प यू आउट। जी जी। थैंक यू Okay. सर। So thank you so थैंक much, यू वेरी ma'am, मच। and thank you so much for sparing your time. And it was nice talking to you. And I hope कि मेरे audience ने बहुत कुछ सीखा आज. And so thank you, audience, for being there with me till the end. And I hope you have learned a lot. And we try to go deep into the things and then try to understand कि NLP क्या होता है, प्लस हीलिंग क्या होती है, पॉजिटिव स्टेट कैसा होता है, क्रीम्स यूज करना है कि नहीं करना, वगैरह वगैरह। एंड कीप वॉचिंग माय पॉडकास्ट, एंड बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑडियंस को, गेस्ट को लेके आता हूँ, हु आर इधर लीजेंड्स आर लीजेंड्स इन मेकिंग। And my aim is to talk about mental health and how important is mental health. So till my next episode, take care of yourself and Jai Hind.